मोस्ट वेलकम करते हैं हम सब डॉक्टर सुधीर सर का। बहुत ही अच्छी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ROS सीरीज की। और धनंजय सर प्लीज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका सर। थैंक यू डॉक्टर सर। हम सब जितने भी यहाँ पे डॉक्टर पधारे हुए हैं इस ग्रुप में, हम सब बहुत ही हर्ष से, बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हुए डॉक्टर सुधीर सर का हृदय स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो इस ROS सीरीज को जहाँ से शुरू करना चाहे वहाँ शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इज इट ऑडिबल? आप सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ये भी आप लोगों को विजिबल है? ये स्क्रीन शेयरिंग पेज शो हो रहा है आप लोगों को? गुड। थोड़ा सा और इनलार्ज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक ठीक है, अब बढ़िया है। अभी ठीक है? हाँ, ये ठीक है। इससे पहले हमने फॉरवर्ड को यूज किया था, मतलब इनिशियल स्टार्ट किया था, और अभी हम पार्ट 1 लेक्चर रिलेटेड टू द सेकंड रिवाइज्ड एडिशन से हम स्टार्ट। इस लेक्चर में सर का कहना है, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग about revolutionized homeopathy, I shall remind you that in homeopathy we have many ways of prescribing a medicine. For example, on the basis of one medicine, one dose at a time. जैसा कि होम्योपैथिक में बहुत सारे तरीके प्रेस्क्राइब करने के मेडिसिन के, कि जैसे 1 डोज एक बार में देना और मैनी डोजेस देना, दिन में कई बार देना, और 2 मेडिसिन को एक साथ एक देना फिर दूसरी देना, इस तरीके से करके। और बाकी विद ईच अदर फॉर 4 to 6 डोजेस ए डे, मतलब एक दूसरे को बदल के 4 से 6 डोज दिन में एक बार देना, और मिक्सचर करके देना दवाइयों को, जैसे कि आपस में मिक्स करके 1-2 दवाइयों को मेडिसिन मिक्स करके लोअर पोटेंसीज में दे देना, और मल्टीपल मदर टिंचर्स को मिक्स करके देना। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल
alterations, the color and the form of discharges from the body including. मतलब ये है कि इस तरीके से सिस्टम्स हैं जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को, ऐसा होम्योपैथिक में लोग देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं, लेकिन ये सबसे अलग है. And selecting according to diagnosis, pathological and biological alterations, the color and the form of discharges from the body. जैसा कुछ लोग स्टूल का कलर कैसा है, यूरिन का कलर कैसा है, टंग का कलर कैसा है, मतलब ये सारी चीजें देखते हैं, इसके बेस पे भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, इंक्लूडिंग स्टेल एंड ब्लड, जो ब्लड है, ब्लड में क्या आ रहा है टेस्ट, इन सब के अकॉर्डिंग भी देते हैं. दीज आर डन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब इसको ध्यान में रखा जाता है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते समय. द सिम्टम्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, जो पर्टिकुलर डिजीज के जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग ये प्रिस्क्रिप्शन होता है. आगे ऐसे ही चलता है. द founders and protagonists of all these methods have their own beliefs and arguments to justify their actions. मतलब इस तरीके से करके लोग अपनी चीजों को जस्टिफाई करते हैं कि ये ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और ऐसा होता भी आ रहा है. क्लिनिक में मोस्टली ऐसा सब कर भी रहे हैं. Although they accept the overall superiority of the classical approach to homeopathy. और साथ साथ ये भी है कि जो सुपीरियरिटी है क्लासिकल अप्रोच के सिस्टम को, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं. ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स वन एक्सपेक्ट्स. इन सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है. अगर लग रहा है कि पूरी तरह ठीक हो रहे हैं या फिर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, दो क्राइटेरियाज होते हैं. जैसे कई बार हमें ये लगता है कि अगर हमारी क्लिनिक बहुत अच्छी चल रही है और पेशेंट्स आ रहे हैं तो अच्छा हम कर रहे हैं, तभी तो लोग आ रहे हैं. लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि क्या जो हमारा इनर कॉन्शियस क्या कहता है, जो हमारा ज़मीर है वो क्या कहता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या फिर हम सप्रेशन कर रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो उस अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स की उम्मीद अपने अपने सिस्टम में लोग करते हैं. कुछ हैं मनी माइंडेड है कि ठीक है क्लिनिक चल रही है और रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर यही बेस्ट है, वो अपने बेस पे उस चीज़ को मानते हैं कि आर्ग्यू उसके लिए कर सकते हैं. वेदर द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज द मिटिगेशन ऑफ अपैरेंट टर्मोइल और द रूटिंग आउट द मेलेडी वंस फॉर ऑल एंड द फॉलो सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स इन ए सिस्टमेटिक वे. तो इस तरीके से अपनी अपनी चीज़ें हैं, लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कर रहे हैं जो जिनके सिस्टम्स हैं. As far as it is relevant, I will try in these lectures to make a comparative study. तो इसमें सर एक इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, कंपैरेटिव स्टडी की, मतलब उस सिस्टम में और इस सिस्टम में, मतलब जिससे पता लगे हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इसलिए सर यहाँ ये चीज़ें कह रहे हैं. तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे. कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी एंड क्लासिकल होम्योपैथी, तो दोनों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है. अब ये अभी हम देखेंगे कि रिवोल्यूशनाइज मेथड में और क्लासिकल होम्योपैथी में कैसे क्या डिफरेंशिएशन होता है. बिकॉज आई अंडरस्टैंड द बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन प्रिंसिपल्स, क्योंकि दोनों के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने तरीके हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई दे आर competent to be rivals to each other. और जैसा कि सब एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं और कहीं कहीं एक दूसरे के राइवल्स भी हो जाते हैं. फिलहाल ऐसा मैंने होम्योपैथिक में देखा है. एलोपैथी लॉबी में काफ़ी आपस में क्लोजनेस होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट होम्योपैथी में एक दूसरे सार्केस्टिक वे में डॉक्टर्स मोस्टली कि हम तो जर्मन देते हैं और इस तरीके से देते हैं सुपीरियरिटी, मतलब एक दूसरे की होम्योपैथ की ही बुराई जनरली मैंने देखा है होम्योपैथिक लॉबी में करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. बट कहीं न कहीं जो डिफरेंट मेथड है, सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग भी शायद ऐसा हो सकता है कि हर कोई अपने आप को मानता है कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं. बट आई थिंक वो सबसे बेस्ट वे में जानता होगा, जो जिस रास्ते को ऑप्ट किया है, चल रहा है, वो सबसे अच्छे तरीके से जान रहा होगा कि एक्चुअली सही क्या है. एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉम्पिटेंट टू बी राइवल्स टू ईच अदर एंड येट हैव ए स्कोप, जबकि स्कोप है फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन व्हिच इज येट टू बी डिस्कवर्ड, जबकि ऐसा स्कोप है
और ऐसे सहयोग की ज़रूरत भी है, और जो खोजा भी जा चुका है, जैसा कि रेवोल्यूशनाइज होम्योपैथी की खोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सारी कमियां, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू पैरेलल चल रही हैं. You perhaps know that according to the tenets of the revolutionary homeopathy, the prescription is made simply on the common and most ordinary symptoms, which are generally known to be common to all patients. This is quite in contrast with classical homeopathy, in which uncommon, rare and peculiar characteristic symptoms are taken into consideration for prescription. जैसा कि अभी बहुत सारे ग्रुप में अभी चल भी रहा है, इस तरीके से जो ये माइंड मेथड के ग्रुप चल रहे हैं, उनमें भी कई बार लोग अदर सिस्टम के टीचर्स आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं, तो उसमें पेक्यूलियर और अनकॉमन सिम्टम्स को मतलब कि देखते हैं और रखते भी हैं, और ऑब्वियसली वो देखना भी चाहिए हमें कि, लेकिन अगर वो माइंड सिम्टम्स होंगे तो बेस्ट है, क्योंकि हम लोग माइंड पे कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी अल्टीमेट आता है. फिजिकल पे कई बार हो सकता है बायस्ड हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. अभी ये एक्चुअली इसको काफी हम अगर एनलार्ज कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है. तो अगर इतना साइज में रहेगा तो चलेगा, कोई इशू तो नहीं है. हेलो, चलने दीजिए, ठीक है. okay. Likewise, in results also, both approaches are far apart from each other. The former prescribers prescribe uncommon, most ordinary and unusual symptoms, related to the patient's mind only, out of which the present, predominating and persisting are given importance. जैसा कि पीछे हमने बात किया था, तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है इन चीज़ों जो प्रेजेंट है, प्रीडोमिनेटिंग एंड परसिस्टिंग है, इनको ज़्यादा वैल्यू हमें देनी है और अपना प्रेस्क्रिप्शन इसी पे बेस्ड हमें रखना है. Thereafter, it expects the medicine to the balance these mental signals on which it was prescribed. जो मेंटल सिग्नल्स हमें मिलते हैं, जो बैलेंस वे में जो चीज़ें होती हैं, हमें मेडिसिन उसी बेस में हमें देना है, जो कि हमारा प्रेस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि जो बैलेंस मोड क्रिएट करे, and in turn start some expulsions in the form of excreta. और इससे क्या हो सकता है कि some expulsions स्टार्ट हो सकते हैं, जो मे बी लूज मोशन, वॉमिटिंग, कोल्ड कफ, फीवर, स्वेटिंग, और कई बार ये होता है अगर मेंटल कोई केस है, जैसे डिप्रेशन वगैरह का है, तो वहाँ पर उसको इरिटेशन हो सकता है और उसको मे बी बॉडी में छोटे छोटे फोड़े हो सकते हैं. तो इस तरीके की चीज़ें जो उसको मेंटल पेन है फिजिकल फॉर्म में आउट हो सकता है. फ्रॉम एनी वन आर मोर ऑफ द 5 नेचुरल आउटलेट्स ऑफ द बॉडी, लाइक अभी एग्जांपल जैसे नोज, माउथ, एरेथ्रा, एनस एंड स्किन. जैसे वही है कि लूज मोशन, कोल्ड कफ. अगर किसी को ट्रबल, यहाँ थोड़ा सा ये जान लेना जरूरी है कि जैसे प्रैक्टिस में हमें ये बहुत ज़रूरत पड़ती है कि अगर तो कोई केस हम देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो उसको अगर कोई भी टॉक्सिक अगर चीज मटेरियल्स है, अगर उसको कफ अगर है, मे बी अगर अस्थमा है या फिर जैसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है या कफ है क्रॉनिक, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उसमें मोस्टली ये है कि फ्लेम आउट होंगे, बलगम आउट होगा खांसी के साथ. उसके साथ अगर कभी कभी मे बी ब्लड क्लॉट भी आ जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं. कई बार घबरा जाते हैं और पेशेंट भी बोलता है कहीं डॉक्टर साहब ये ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम तो नहीं है, कोई और ट्रबल हो गई तो बहुत सारे टेस्ट करवाना है. वो तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. कई बार जो ओल्ड बलगम होता है वो थोड़े बहुत जो है, जो झिल्ली के अंदर से बलगम आएगा तो उसके साथ में वो आउट हो सकती है. इसको लेकर कोई घबराने की बात नहीं है. पेशेंट अगर आप डर जाएंगे तो पेशेंट ये चेक करता है, कई बार उसको भी लगता है डॉक्टर की भी हालत खराब है, तो फिर हमारा क्या होगा. तो अपर पार्ट में अगर ऐसे है तो जनरली हम कह सकते हैं पेशेंट को
कि अगर हम मान लीजिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं अस्थमा का और उसको हम बता रहे हैं आपको लूज मोशन हो सकता है अगर, तो मे बी हो सकता है वो भी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि अगर उसकी ट्रबल बढ़ती है उसको, तो ज़्यादातर ये है कि उसको बलगम आउट होगा, मतलब अपर पार्ट से वो चीज़ आउट होगी, नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू। और अगर कोई उसको लोअर ट्रैक में अगर कोई ट्रबल है तो यूरेथ्रा, एनस, एंड अगर कोई ऐसे मींस डिप्रेशन जैसी कोई ट्रबल्स है तो स्किन के थ्रू चीज़ें आउट हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है कई बार, ये इससे हम पेशेंट को बताते हैं, उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हमारे डॉक्टर को पता है और वो हमें पहले बता चुके हैं कि ये मे बी हो सकता है, तो वो फिर कॉन्फिडेंट रहेगा और वो डरेगा नहीं और आपके पास लगा रहेगा विद ए करस्पॉन्डिंग रिलीफ इन द पर्टिकुलर डिजीज ऑर्गन। तो जिससे जो रिलेटेड है उसके साथ ये चीजें मतलब रिलेट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हैड द फॉलोइंग मेंटल सिम्टम्स, ही वाज केयरफुल विद एंजाइटी फॉर अदर्स एंड फ्रिवलेस इन बिहेवियर। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो दूसरे के प्रति तो बहुत केयरफुल है, दूसरे के प्रति बहुत मतलब चिंता करता है, एंड फ्रिवलेस इन, और जबकि फ्रिवलेस नेचर है उसका अपने व्यवहार में है। विद द हेल्प ऑफ केन्स रिपर्टी, इसमें अगर रिपर्टाइज हम करते हैं तो वेराइटा कार्ब आती है। was a medicine which was prescribed. The person was suffering from earache and before the administration of the remedy his thoughts were, उसको कान में दर्द था, इससे पहले मेडिसिन देने से of the remedy his thoughts were, the night is approaching and he, if the earache gets worse there should be some arrangement for an alternative so that if the needs arises। तो मतलब ये एक तरीके का एक एग्जांपल है कि अगर इस तरीके कोई ट्रबल हो रही है, कोई जैसे एक एग्जांपल है ईयर एक का, तो आगे देखते हैं। आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ प्रॉपरली, मीन्स कि अगर ऐसे कुछ देते हैं, अगर उसको कोई ईयर है या कोई ट्रबल ऐसी, अगर कोई पहले से पर्टिकुलरली सप्रेस्ड है डिजीज, अगर वो ओपन हो जाती है, कोई चीज अगर बढ़ती है, तो इसको लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये मे बी टॉक्सिन्स फॉर्म में कोई चीज आउट हो सकती है। तो ये हमें कंफर्म करना होता है पेशेंट से, जरूरी है कि आप पूछ लीजिए उस चीज को कि क्या आपको पहले इस तरीके कोई चीज हो चुकी है। यदि पेशेंट एक्सेप्ट करता है हाँ मुझे ये, तो ये जरूरी नहीं कि वो 1 साल 2 साल 6 महीने या 20 साल 25 साल पहले भी कोई ट्रबल अगर हो सकती है, मे बी वो रीअकर हो सकती है, बट वो ओपन होगी और उसके बाद ग्रेजुअली वो ठीक हो जाएगी। अगर तो पेशेंट ये बोलता है कि नहीं नहीं ये तो कभी हुआ नहीं फर्स्ट टाइम, और उसको लेकर बहुत ज्यादा वो एंग्सियस हो, बहुत डर में आ जाए, चिंता में आ जाए, तब आपको रीकेस टेक करने की जरूरत है, मतलब सोचने की जरूरत है कि कहीं सप्रेसिव ये पैलिएशन हो रहा है, मेडिसिन हमारी सप्रेसिव वे में वर्क कर रही है या फिर ये एलिमिनेट कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने की तब जरूरत है, मींस मेंटल वेलनेस आनी चाहिए अगर हम जो भी केस देखते हैं तो। The night is approaching, okay, there should be some arrangement for the relief so that if the needs arises I can look after myself properly. His other thought was that if no such arrangement were made, the other people in the house may be inconvenienced. The third consideration was while he was talking he was laughing as he were not very serious about it। जैसा कि अब चूंकि वो मेंटल का केस है तो अब उसका अपना बिहेवियर, फ्रिवलेस बिहेवियर भी है, तो इस टाइप के अगर सिम्टम्स आते हैं तो हमें उसमें देखना है कि क्या वही चीजें हैं कि वेलनेस आ रही है या फिर कहीं कहीं ये नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, तो इस चीज को हमें कंसीडर करना है। आफ्टर द मेडिसिन वाज एडमिनिस्ट्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग 3 मेंटल सिम्टम्स ऑन व्हिच द प्रिस्क्रिप्शन वाज बेस्ड नॉर्मलाइज्ड, thereafter 18 watery discharge from the nose started। मीन्स कि वही वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि ये हो सकते हैं मे बी लूज मोशन, कोल्ड कफ, फीवरिश, वॉमिटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर थिन वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज स्टार्टेड विद ए करस्पॉन्डिंग रिलीफ इन द ईयरएक। तो जब ऐसा होना शुरू हुआ तो उसको कान में दर्द जो था उसमें आराम आ गया। तो ऐसे हमें पेशेंट्स को गाइड करना है, बताना है कि आप वेट कीजिए, मीन्स एसएल हम देने का पर्पज यही होता है, अदरवाइज तो मेडिसिन का एक्शन हमारा जो डायनेमिक पावर है वही लेती है, एक्शन लेती है। ये तो प्लेसिबो इसीलिए दिया जाता है कि ठीक है उसको लगे मेडिसिन चल रही है। तो हमें सबसे ज्यादा पेशेंस रखना और वेट करना बहुत जरूरी है सिस्टम में। आगे हमारा पार्ट आएगा मैनेजमेंट पार्ट। एक्चुअली मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना, फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन ये बहुत इजी है, लेकिन उसके बाद का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक 5th 6th सीरीज में आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम में है। Thereafter thin water, okay,
वेल हियर इट इज नॉट नेसेसरी टू एंटिसिपेट व्हाट प्रोसीड्स व्हाट। जैसे अब यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है हमें एंटिसिपेट करना। जैसे कई बार हम पेशेंट को ये भी बोल देते हैं कि अगर आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग, कोल्ड, कफ, फीवर अगर कुछ भी इसमें से होता है तो फिर आपको घर पे आने की जरूरत नहीं है और आप कोई मेडिसिन मत लीजिएगा। अब ये भी साथ में हमें बताना जरूरी है, बोलना है कि अब कई बार पेशेंट क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे और ये कहेंगे डॉक्टर साहब हमें इनमें से कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके मन में आ जाता है इसका मतलब मेडिसिन ने वर्क ही नहीं किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये लेट भी हो सकता है। तो हमें बताना है कि अगर ना भी हो तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें देखना है पेशेंट की जो वेलनेस है वो मेंटेन रहनी चाहिए। वेलनेस में कोई बताएगा कि जैसे कैसे हम जानेंगे कि हमारी मेडिसिन राइट वर्क कर रही है और ये सप्रेशन नहीं है। प्लीज एनीबडी, जिसे मुझे लगा, नहीं तो लगेगा सब सो गए हैं। कैसे हम जानेंगे कि हमारी मेडिसिन राइट वे में है, सिमिलमन प्रॉपर है? सर मेंटल रिलैक्सेशन चालू होना चाहिए। आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। सर मेंटली पेशेंट विल फील बेटर, वेलबींग फीलिंग बढ़ेगा सर। क्या वेलबींग, हमें वेलनेस में क्या क्या लेंगे हम? जैसे सर पेशेंट तो बोलने से रहा कि मेरी वेलनेस अच्छी है, क्योंकि जनरली वो तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमें जानना जरूरी है। जैसे उन्होंने बोलेंगे जो डॉक्टर साहब मेरे को ये सब बढ़ गया है लेकिन आई एम फीलिंग बेटर, मेरा लग रहा है ठीक हूँ, अभी पहले से अच्छा हूँ, ये टोटल फीलिंग सर। तो क्या अच्छा हूँ, आप पूछिए कि क्या अच्छा हूँ। पूछते हैं ना कि क्या अच्छा है, मैं तो पूछता हूँ। आज अच्छा बोल रहा है, कल को आके बोल दिया ब्लास्ट हो जाए, अरे डॉक्टर साहब बुरा हाल हो गया, पता नहीं क्या आपने दवाई दी थी। तो हम कैसे जानेंगे क्या अच्छा है? अगर हम जाने रहेंगे अच्छा क्या है तो हम उसको बता सकते हैं। यू प्लीज एक्सप्लेन इट सर। सर क्रास्ट एपिटाइट, स्लीप, ये सब नॉर्मल होगा। जी दीज आर जनरल फीलिंग्स। जी, सबसे इम्पोर्टेंट है consider कि ये देखना है, पेशेंट से पूछना है, इसको रिलेट करके नहीं पूछना है, क्योंकि पूछेंगे तो कई बार वो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा अपना जो भी है कि कई बार पेशेंट के दिमाग में भी होता है कि कहीं हम बता दिए कि अगर हमें ज्यादा आराम है, अच्छा है, तो डॉक्टर कहीं कुछ दवाई ऐसी नहीं देते कि वापस से पहले हो जाए। हालांकि मैंने ये देखा है कि कई जगह कुछ लोग, वो गांव शहर सब में हो सकते हैं, कि ये माइंड में कहीं कहीं होता है कि हम अगर बता देंगे तो फिर जो रिजल्ट चल रहा है उसको स्लो कर देंगे। ऐसा कई बार कुछ लोग करते भी होंगे, मैं भी नहीं पता, हमें मालूम, लेकिन लोग ये कहते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि सर इसीलिए, बाद में पूछता हूँ तो बोलते हैं कि इसीलिए। तो हमने कहा ऐसा बहुत कम ऐसे होता है। सबसे पहले हमें पूछना चाहिए कि ये देखना चाहिए पेशेंट में इन जनरल की, अच्छा आपकी नींद पहले से कैसे लग रही है। जिससे पहले कोई अगर वो, नहीं डॉक्टर साहब अभी तो ये है कि अभी अच्छी नींद आती है, नींद जो टूट जाती थी वो पहले से बेटर है। क्योंकि आप जो उसको डिजीज पार्ट ठीक कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उससे उसको लिंक मत कीजिए, नहीं तो वो उस चीज को सही नहीं बताएगा। आप उससे हटके जनरल क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, और भूख वगैरह पहले से, तो बताएगा हाँ पहले से ठीक लग रहा है, पहले तो भूख नहीं लग। और ये आपको नोट करके रखना है पहले। आपको पहले जब पेशेंट केस टेकिंग करेंगे तो आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, क्योंकि आप पूछेंगे क्या। कई बार पेशेंट क्या करता है, आपको बोलेगा, जो आप ट्रीटमेंट जिसका दे रहे हैं उसमें बोलेगा बहुत सा ट्रबल है, मुझे दिक्कत, बहुत परेशानी हो गई है, लेकिन जो और भी ट्रबल बॉडी में है, जो पहले या कोई भी ट्रबल है, आपको सबको नोट करना है। फिर बाद में जो पेशेंट ना बता पाए, इट मीन्स कि वो चीज ठीक हो गई है, तो हमें याद भी नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन अगर वो बोले डॉक्टर साहब मेडिसिन सही नहीं है, काम नहीं कर रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ याद दिलाना है। जैसे अगर आपने लिखा है कॉन्स्टिपेशन है, आपको आपको गैस्ट्राइटिस है और आपको फ्लैटुलेंस की फीलिंग आ रही है, या जो भी इस तरीके कोई ट्रबल है, तो आप पूछिए अच्छा ठीक है, आपको जॉइंट पेन जो हो रहा था वो कैसे है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब वो जॉइंट पेन में तो आराम आ गया, लेकिन वो पेट वाले में आराम नहीं आ रहा है। या ये बोल सकता है कि पेट वाले में तो आराम हो गया लेकिन जॉइंट पेन में आराम नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीका है कि अदरवाइज तो पेशेंट बोलता रहेगा, हम मेडिसिन चेंज ही करते रहेंगे। तो इनिशियली मैं भी ये करता था, लेकिन एक समय आएगा पेशेंट खुद ही आके चिल्लाएगा कि डॉक्टर साहब मेरा काम है बताना, आपका काम है मेडिसिन देना। अब ये जरूरी थोड़े, मैंने आपको थोड़े बताया था आप दवाई बदल दो, या मैंने बोला भी तो आपको देखना चाहिए ना दवाई बदलनी है कि नहीं बदलनी है।
कई बार पेशेंट होते हैं जो आपके दवा बनाएंगे, डॉक्टर साहब दवाई बदलिए, कुछ आराम नहीं लग रहा है, तो हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं चेंज करनी है, हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है, पेशेंट की सुनना है, सुनने के बाद में हमें, तो ये चीजें अगर हम नोट किए रहेंगे तो हमें कंफर्म हम हो सकते हैं कि हाँ ठीक है। अगर क्योंकि मेडिसिन तो हम सिंगल ही दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमने ज्वाइंट पेन के लिए अलग दे रखा है, हेपेटाइट की अलग दे रखी है, माइग्रेन की अलग दे रखी है। अगर वो पेशेंट बोला है डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन पेन हेडेक, तो हालांकि कई बार होता है, लेकिन अगर पेशेंट मान लीजिए कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी वाली सिचुएशन में हो, तो डलनेस वाली स्टेट में हो, तो अगर ये सिम्टम उसके अंदर हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो कई बार वो बता नहीं पाता है, इसलिए आपको उसके जो रिलेटेड और सिम्टम्स हैं नोट करके रखने हैं, और इससे कंफर्म हो जाएगा यस मेडिसिन इज राइट। इसका मतलब यह है कि हमें इसको अभी और वेट कराना है, पेशेंस रखना है बातचीत से कि इसको पेशेंस में रहे कि अभी ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम में ठीक हो जाएगा, इसलिए हम SOS देते हैं। या ये कई बार बोल सकते हैं कि ठीक है आप अभी जो हम ड्रॉप दे रहे हैं, ग्लोबिल्स दे रहे हैं आप, तो उसकी मतलब डोजेज रिपीट करवा सकते हैं, कई बार करवा सकते हैं, वाटर डोज करवा सकते हैं, या LM में दे रहे हैं, LM में मल्टीपल टाइम, जैसे आप LM में 29/4 ड्रॉप दे रहे हैं, तो आप उसको बोल दीजिए कि आप 59/4 कर लीजिए, 69/4 कर लीजिए, 89/4 कर लीजिए। तो कई बार मैं ये अपने केसेस में देखता हूँ, इवन कैंसर जैसे केसेस में भी, और बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं जब मैं 29/4 से डायरेक्ट बोल देता हूँ 89/4 कर लीजिए। तो इसमें कई बार कुछ चीजें छिपी होती है, ये हमें एक तरीके से विजडम का यूज करना है कि यही मैनेजमेंट का पार्ट है कि जैसे पेशेंट को समझाना भी है, और ये होता भी है। जैसे अब आप कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जनरली अगर कोई ट्रबल होती है, कहीं भी कोई अगर दंगा कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास जो नॉर्मल पुलिस फोर्स होती है डिस्ट्रिक्ट में, उनसे तो काम चल जाता है थाने में जो होती है, लेकिन अगर कोई बड़ा इश्यूज आ जाता है क्रिएट, तो हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स है, PSC है, इनको लगाया जाता है, CRPF लगाया जाता है। तो इसके लिए ये जरूरत होती, ऐसे ही होता है कि फिर वो क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम बढ़ी हुई है उस चीज को मैनेज करके कंट्रोल करके वापस बैक हो जाते हैं, और जो नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है फिर सब चलने लगती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है। ऐसे हमारी बॉडी में अगर कोई ट्रबल है, अगर वो वर्स्ट हो रही है, अगर कोई सप्रेशन है, मे बी वो ओपन हो रही है, टॉक्सिक फॉर्म में अगर चीजें आउट हो रही हैं, तो पेशेंट घबरा जाते हैं, ट्रबल बढ़ जाती है, तो सोचते हैं, कई बार ये हो जाता है कि हम लोग साथ भी कि पता नहीं कोई ट्रबल, लेकिन वहां हमें यही कंफर्म करना है कि पहले आपको ये अगर हो चुका है कभी कोई सप्रेशन है, इट मीन्स राइट, हमें घबराना नहीं है, बस पेशेंट को वो कॉन्फिडेंट रहे, तो हमें ध्यान रखना है। उसके लिए फिर आप बोल सकते हैं कि आप डोज को बढ़ा लीजिए, इतना कर लीजिए। पेशेंट हमारे लिए तो SL है, बट पेशेंट के लिए क्या है, मेडिसिन है। तो जब ये बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, मतलब 100% आ जाएगा। यही SL का मेन रोल होता है, और वो होता क्या है, वो वही होता है कि जो जिसे फेथ हीलिंग बोलते हैं, ये वही उसको लगता है कि ठीक है मैं अभी दवाई की इतनी डोज बढ़ाया हूँ तो मैंने लिया है, और कहीं ना कहीं जब वो इतना थोड़ा मेहनत करता है, ड्रॉप काउंट करेगा, गिनेगा। अब कुछ उसमें ऐसे होते हैं, यहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे बेल के पेशेंट या ट्रिपलस टाइप में ऐसे जो होते हैं, जो लाइट माइंडेड होंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब 89 ड्रॉप्स काउंट करने में बड़ी मेहनत, तो कुछ ऐसा सिस्टम बताइए ना कि वो एक बार में इतना काउंट करके ढक्कन से ही डाल लें। तो यहाँ भी आप जज कर सकते हैं हमारा पेशेंट क्या है, मेडिसिन इज राइट और रॉन्ग, हम सही हैं गलत हैं। तो ये सिम्टम पेशेंट अपने देता रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि हमने दिया कोई और दवाई है और ये बाद में सिम्टम्स आते हैं तो हम उसको चेंज कर दें, ये नहीं करना है। तो ये हालांकि ये एडवांस में आगे चल के इन सब की जरूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि यहाँ ये मैटर आया तो इसलिए मैंने इसको शेयर किया। तो बीच बीच में ये अगर ऐसा करते चल रहे हैं तो ये ठीक है, या हम कंटिन्यू इसी स्टडी वाला जो पार्ट है इसी को करते रहे, लेकिन ये इसके पार्ट ही है बीच बीच में। नहीं सर, ये ठीक चल रहा है सर, समझना अच्छा होता है सर। जी ओके, थैंक यू। After the medicine was administered, first of all the foregoing 3 mental symptoms on which the prescription was based normalized. Thereafter a thin, okay, well, here it is not necessary to adapt anticipate the procedure. The trouble in a particular organ, say pain, etc., may start reducing first and the discharges. अब ये अभी जो हमने बात की है वही बातें हैं यहाँ पे कि मे भी पेन में कमी आ सकती है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई जो ट्रबल है उसमें कमी आ सकती है, कहीं वो बताएगा, ये सिम्टम रेड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कोई डिस्चार्जेस है तो पिछली बार हमने बात किया था, कोई भी डिस्चार्जेस होंगे तो वो स्टार्ट होगा, पहले ग्रेजुअल होगा, फिर पीक पे जाएगा, फिर बैक हो जाएगा, ऑड नंबर्स में चलेगा। एज इन दिस केस मे स्टार्ट कमिंग लेटर और वाइस वर्सा, पहले बाद में कुछ भी हो सकता है,
quite opposite to the above method of prescribing. We must know that in accordance with the tenets of the classical homeopathy, the medicine is prescribed on uncommon, rare, and peculiar symptoms pertaining to any one or more organs of the body, including the mind and conforming to a totality of symptoms. अब कई बार क्या होता है, जैसे इस सिस्टम में भी कई लोग हैं, जैसे बहुत सारे ग्रुप में हैं हम लोग, तो वहाँ पर अपना अपना मेथड जैसे लोग करते हैं, जो सीखे हैं, जो जानते हैं, सबका अपना अच्छा है। बहुत सारे लोग जो जैसे सेटिस्फाइड है जैसे कर सकते हैं। मेन सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं, आपका पेशेंट कितना सेटिस्फाइड डिपेंड इस पे करता है। तो ये खुद के कन्विक्शन की बात होती है। तो वहाँ पर कई बार होता है टोटलिटी में कवर करते हैं लोग, फिजिकल सिम्टम्स भी लेते हैं, मेंटल के साथ साथ फिजिकल भी लेते हैं, सब मिलाकर के टोटलिटी को कवर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, माइंड मेथड में आप इसमें साइकिल मेथड में आप अगर सिंगल आपने सही पकड़ लिया है, सही चीज आपको मिल गई है, आपको लग रहा है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, मैंने एकदम क्लासिकल इसको पकड़ा है, पेशेंट के अंदर ये है, सपोर्टिंग में एक भी रूब्रिक अगर आ गया, ये एक सिंगल रूब्रिक में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और रिजल्ट आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप देख सकते हैं, और ऐसा होता है। तो यहाँ अब ये जरूरी नहीं कि हम टोटलिटी को मिलाएं, फिर उसको फिजिकल सिम्टम्स को मिलाएं, मैच कराएं और फिर रिपर्टाइज करके देखते हैं तो फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं करने को, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फिर आप फास्ट वे में नहीं देख सकते हैं केस। फिर ये भी कहने को हो जाएगा कि माइंड वाले बहुत स्लो चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग तो एक दिन में 5-7 केस ही देख पाना पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है, बहुत फास्ट आप मिनट एक केस देख सकते हैं, 1 मिनट में देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, आपकी प्रैक्टिस एक्सपर्टाइजेशन कैसी है। तो आप हर 1 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में आप केस, और 5 मिनट में तो बहुत ईजी वे है। तो जितना आप केस देखेंगे उतना ये चीज एक्सपर्टाइजेशन क्रिएट होता है। Quite opposite to the above method of prescribing, we must know that in accordance with the tenets of classical, okay हो गया है, symptoms pertaining to any more organs of the body. As for results, in expect the disease to take a particular direction as is required by it of it by hearing slap cure. अब जैसे hearing slap cure में होता है कि जैसे कई बार होता है डिजीज कहीं से शिफ्ट हो जाती है, तो उसमें सबसे जो मेजर होता है हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप माइंड से ये चीज, हमें ये सब चीजें, ये हेरिंग स्लैप क्योर हो गया है, सारी जो फिलॉसफी है ये हमें सपोर्ट करती है, इनको हमें ऑर्गेनन है, इन सबको जानना चाहिए। अभी जैसे पेशेंट कोई आया है, अगर मान लीजिए उसको इश्यूज था, बीपी बहुत ज्यादा रहता था, या उसको फैटी लीवर हो गया है ग्रेड 1, 2, 3 इस तरीके से जो भी ट्रबल्स हैं, और उसको कोई भी फिजिकल, कोई भी स्किन डिजीज नहीं थी, कोई ट्रबल ऐसी नहीं थी, तो अगर ये मेडिसिन आपको राइट मेडिसिन देने के बाद अगर मे भी उसको कहीं कहीं एक्जिमा या कोई ऐसी स्किन डिजीज या कोई चीज अगर ऐसे ओपन हो जाती है, तो हमें वहां पर ये घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स अ राइट वे, ये वही है, एक राइट प्रोसेस है कि हमें देखना है कि हम जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनसे जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी तरफ हमें मूव नहीं करना है। अगर उस तरफ पेशेंट मूव कर रहा है, इट मींस आवर मेडिसिन इज रॉन्ग, प्रिस्क्रिप्शन हमारा गलत है। इसीलिए वेलनेस की बात होती है। अगर पेशेंट वाइटल टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ मूव कर रहा है, इट्स अ राइट सिम्टम, और यही होना चाहिए कि अगर हार्ट के सिम्टम्स उसके अगर वहां से ट्रबल निकल के स्किन में आती है या बाकी अदर कोई आते हैं, मीन्स की वाइटल टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ अगर जाता है, इट्स ए गुड सिम्टम्स, और ये हमें कंफर्म भी करना चाहिए पेशेंट पे, अदरवाइज हम जान नहीं पाएंगे। कई बार पैल्यूशन हो जाएगा और केस खराब हो जाते हैं, which means that the disease must move from within outwards, from above downwards, and in the reverse order of coming. By the reverse order it is meant that all the disease from which a person has suffered up till now are stacked in the body in layers. तो यही मतलब है लेयर्स का, कि इस तरीके से है कि अब जैसे जो पेशेंट आएगा, अब उसको जनरली यही चीजें होती हैं, और आप इसी से समझ सकते हैं जो हमारे प्रैक्टिस में कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी फिलॉसफी वर्क तभी करती है और हमें समझ तभी आता है जब हमें लगता है कि वो पेशेंट में हमारे अप्लाई हो रहा है और पेशेंट हमारे सेटिस्फाइड है उसके अकॉर्डिंग, वही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिर हम चल सकते हैं। अदरवाइज कोई चीज हम बुक में पढ़ लें, उसको जान लें, हमें मालूम है, लेकिन अगर उसको हम अप्लाई नहीं कर पाए, प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है फिर।
तो ये वही चीजें हैं, और ये प्रैक्टिस में आप देखेंगे मोस्टली ये जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं उन सब में सब आपको ज्यादा मिलेंगे। For example, today person has come to us with asthma as his presenting complaint. In his history, it is revealed that prior to this, he had suffered from tonsillitis, and previous to that, he had eruptions on his skin. अब देखिए इसी टाइप का संयोग से केस यही आ गया इस टाइप का। According to the law of reverse order, after the present trouble of asthma is removed, the disease from which he had suffered immediately previous to the present one. For example, that is tonsillitis should reappear and after the ultimately means कि अगर जैसे किसी को ट्रबल है, अगर पहले टॉन्सिलाइटिस की ट्रबल उसे आई है और कोई उसको एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन इस तरीके से दी गई है, वो सप्रेस्ड हुई है, बाद में उसको कोई स्किन का डिसऑर्डर कोई डिजीज आई है, तो अगर हमने मेडिसिन दिया है तो स्किन डिजीज के बाद में अगर वो ठीक हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर टॉन्सिलाइटिस जो उसका सप्रेस्ड हुआ था वो बैक होना चाहिए। ये इस तरीके से चल सकता है, क्योंकि जो सप्रेस्ड है डेफिनेटली वो ओपन होगी, चाहे किसी भी फॉर्म में कोई भी डिजीज हो। आप पेशेंट को ये बोल सकते हैं, मैं बोलता भी हूँ जनरली कि आपको कोई भी ट्रबल, कई केसेज ऐसे हैं कि आज 45 ईयर्स अराउंड 50 पेशेंट की एज है, मैंने ट्रीटमेंट दिया अस्थमा का, मीन्स उसको अस्थमा नहीं, उसको सॉरी अस्थमा की बहुत क्रॉनिक